अरे यार, लास्ट क्लास में हमने क्या कर लिया था। हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और एवरेज वैल्यू ये सब निकाल ली थी करंट के बारे में। और ये देख लिया था कि एसी सर्किट में अगर कैपेसिटर लगा हो और इंडक्टर लगा हो तो उसमें करंट और वोल्टेज के बीच में क्या फेज रिलेशंस रहती है। ठीक है। हमने क्या देखा था कि इंडक्टर के अंदर आपके पास जो ईएमएफ है वो करंट को लीड करता है पाई बाई टू के फेज से। और कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करता है वोल्टेज को या ईएमएफ को पाई बाई टू के फेज से। अब जो ये फेज टर्म बार बार आ रही है, एक बार इसको आज समझ लेते हैं ताकि आपको वो क्लियर आइडिया हो जाए कि यहाँ पर हमको हमारा फेज से क्या मतलब है। ठीक है। तो फेज को समझने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। जैसे मान लो आपके पास ये 11th क्लास से ओसिलेटरी मोशन किसको बोलते हैं, पहले ये बताते हैं। ठीक है। ओसिलेटरी मोशन में क्या होता है, ओसिलेशंस बोल लो या ओसिलेटरी मोशन बोल लो, इसमें हमारे पास एक मीन पोजीशन होती है। ठीक है। और जो पार्टिकल्स हैं वो या कोई भी चीज जो ओसिलेट कर रही है वो मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो अपने मोशन को एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट कर रही होती है। ठीक है। जैसे हमारे पास एक पेंडुलम है। ठीक है। ये मीन पोजीशन होगी। पेंडुलम को अगर यहाँ ले जाके छोड़ा जाए तो पेंडुलम एक बार इधर जाएगा यहाँ तक, फिर आपके पास फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा। तो इस तरीके से पेंडुलम क्या है, मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो एक रेगुलर इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट कर रहा होता है, तो इसको ओसिलेटरी मोशन बोलते हैं। तो अगर मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन में दिखाऊं, जैसे कि ये मीन पोजीशन है ओ, तो पार्टिकल यहाँ से एक एक्सट्रीम पोजीशन पी तक जाता है, फिर वापस आता है, और फिर इस साइड किसी एक्सट्रीम पोजीशन क्यू तक जाता है, फिर वापस आता है। तो इस तरीके से वो टू एंड फ्रो आपके पास इस मीन पोजीशन के चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक है। तो ओसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका हमारे पास होता है। ठीक है। हम पूरा ओसिलेटरी मोशन में नहीं जा रहे, एसएचएम वगैरह में नहीं जा रहे, बस मैं थोड़ा सा हिस्सा उठा रहा हूँ जहाँ पे हमको फेज को डिफाइन करना है। ठीक है। तो ओसिलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है। ठीक है। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है फेजर्स की हेल्प से। ठीक है, फेजर की हेल्प लेकर। अब ये फेजर क्या है समझते हैं। देखो, मान लो मैं आपके पास एक सर्कल बनाता हूँ। ठीक है। इस तरीके से मैंने एक सर्कल बनाया। एक तो मेथड देखो इसको रिप्रेजेंट करने का आपके पास ये था, आपने इक्वेशन बनाई, ये मैथमेटिकल मेथड है, जैसे कि x इजिकल टू ए साइन ओमेगा टी, है ना। हमने ईएमएफ में बनाई थी E इजिकल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, या फिर करंट I इजिकल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, राइट। तो ये भी एक मैथमेटिकल मेथड था रिप्रेजेंट करने का। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है। तो मान लो हमने एक इस तरीके का आपके पास एक सर्कल ले लिया। ठीक है। तो सर्कल में हमारे पास ये वाई एक्सिस ले लिया मैंने, और ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है। तो मान लो एक पार्टिकल शुरू में किसी ए पॉइंट पे था यहाँ पर, और ये आपके पास ऐसा रोटेट करने लग रहा है इस तरीके से। मैं क्या करता हूँ कि ऊपर यहाँ पर एक लैंप लगा देता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसको एक बार रब कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि ऊपर यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, एक आपके पास लैंप लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से लैंप लगाया तो इससे लाइट गिरेगी ऐसे। ठीक है, लाइट गिरेगी तो मैंने यहाँ पर एक स्क्रीन लगा ली। ठीक है। ये स्क्रीन आपके पास एक्स एक्सिस है। इस स्क्रीन पर इस पार्टिकल की छाया पड़ेगी, ऐसे घूम रहा है, तो पार्टिकल की छाया जब ये ए पॉइंट पे था तो इसकी जो प्रोजेक्शन आएगी, इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। शैडो जो इसकी गिरेगी या प्रोजेक्शन जो गिरेगा वो यहाँ पे गिरेगा। ठीक है। इसको मैंने मान लिया, सपोज करो पी पॉइंट, इसको भी पी ले लेते हैं, इसको क्यू ले लेते हैं। ओके। तो जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो आपके पास इसकी शैडो यहाँ पहुंच जाएगी, मतलब कि यहाँ से इस तरफ। फिर आपके पास पार्टिकल जब यहाँ पहुंचा तो इसकी शैडो इधर, पार्टिकल जब यहाँ है तो इसकी शैडो इधर, इसको ओ पॉइंट मान लेता हूँ। ठीक है। फिर आपके पास पार्टिकल इधर है तो इसकी शैडो इधर, जब पार्टिकल इधर आएगा तो इस तरीके से इसकी शैडो इधर आ जाएगी। अब इससे उधर तो नहीं जा सकती ना, क्योंकि जब पार्टिकल इधर आएगा तो इसकी यहाँ पहुंचेगा तो इसकी शैडो फिर वापस से इधर चलने लगी। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, जब एक पार्टिकल ऐसे सर्कल में घूमता है, जब एक पार्टिकल इस तरीके से एक सर्कल में घूम रहा है तो उसकी जो शैडो है, उस पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पर, द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस देख रहे हैं हम, प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है। हमने क्या देखा, देखिए एक्स एक्सिस पे पहले पी पे था, फिर इस तरफ गया ओ तक गया, फिर आपके पास इधर गया क्यू तक गया, और फिर वापस चल पड़ा प्रोजेक्शन, ये फिर वापस से आ गया। तो एक बार इधर जा रहा है प्रोजेक्शन, एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है, क्या ये ऐसा ही नहीं बन गया। ठीक है। प्रोजेक्शन दोबारा से देखो, पी पॉइंट यहाँ पर, क्यू पॉइंट यहाँ पर, क्यू से इधर गया तो ये वापस चल पड़ा, क्यू से पी से इधर जा रहा था तो ये इधर चल पड़ा हमारे पास, है ना। तो हमने क्या देखा कि जब भी आपके पास आप किसी पार्टिकल को सर्कल पे मूव करा रहे होते हो तो उस पार्टिकल का एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन मतलब शेडो ली जाए तो वो उसका प्रोजेक्शन ओसिलेटरी मोशन कर रहा होता है।
ठीक है, उसका प्रोजेक्शन क्या कर रहा होता है, ओसिलेटरी मोशन। ऐसा ही आप वाई एक्सिस पे कर सकते थे। मान लो आपने लैंप इधर लगा दिया, तो लाइट ऐसे गिरेगी, लाइट ऐसे गिरेगी तो यहाँ पर वाई एक्सिस पे छाया आएगी। तो देखो पार्टिकल यहाँ था तो आपके पास यहाँ शैडो बनेगी, पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो यहाँ शैडो बनेगी, पार्टिकल यहाँ मीन पे आया तो यहाँ शैडो बनेगी, ये पी है ये ओ है। फिर पार्टिकल इधर पहुंचा तो यहाँ शैडो, मिनिमम पॉइंट पे पहुंचा तो यहाँ शैडो, इसके बाद फिर ऊपर आने लगे, तो ये भी ओसिलेट कर रहा है। तो कुल मिला के हमने यहाँ क्या देखा कि आपके पास एक सर्कल जो है, मैं एक बार इसको क्लियर कर रहा हूं, तो कुल मिला के हमने क्या देखा कि अगर आप एक सर्कल पर पार्टिकल को घुमाते हो, ठीक है, तो उस सर्कल पर जो पार्टिकल घूम रहा है उसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे लो चाहे वाई एक्सिस पे लो, वो क्या करता है, ओसिलेट करता है। ठीक है, इसका मतलब मैं ओसिलेटरी मोशन को एक सर्कल पर पार्टिकल के मोशन से कंपेयर कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, ओसिलेटरी मोशन को एक सर्कल पर पार्टिकल ओसिलेट कर रहा होता है, सर्कल में घूम रहा होता है, उससे इसको कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है, अभी दिखाया मैंने। ओसिलेटरी ओसिलेशन में भी यही होता है, आपके पास पार्टिकल मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो, इसमें भी यही हो रहा है। हमने प्रोजेक्शन का देखा कि आपके पास टू एंड फ्रो पार्टिकल बार बार में अपने मोशन को रिपीट कर रहा होता है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, ओसिलेटरी मोशन को सर्कल से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यहां से एक पॉइंट निकल के आ गया। ठीक है, अब समझो हमारे पास क्या चीज ओसिलेट कर रही होती है, हमारे पास जो है हमने एसी जनरेटर में पढ़ा था कि जो करंट है तो वो कभी एक बार इस डायरेक्शन में एक बार इस डायरेक्शन में, क्योंकि हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं, तो अल्टरनेटिंग करंट में हम जानते हैं कि जो करंट है वो ओसिलेट कर रहा होता है, और करंट ओसिलेट कर रहा है या बोल लो ईएमएफ ओसिलेट कर रहा है। तो हमारे पास क्या है कि करंट जो है ये ओसिलेटरी मोशन में है, और जो ईएमएफ है ये भी ओसिलेटरी मोशन में है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, करंट और वोल्टेज की, करंट या ईएमएफ की ओसिलेशंस को इस तरीके से एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये एक सर्कल बना दिया, इसमें करंट या वोल्टेज ओसिलेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो ओसिलेट कर रहे होंगे तो उनकी ओसिलेशंस को आप सर्कल पे शो कर सकते हो। वैसे तो एक शो करने का मेथड यही है, वेव वाला जो हमने किया था, ये तो हम कर चुके हैं, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या कोस ओमेगा टी से, ये मेथड तो हमने आता है। ये वेव वाली ओसिलेशंस को वेव की फॉर्म में दिखाना होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम सर्कल की फॉर्म में ओसिलेशंस को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, आगे क्या है, फेज क्या है। तो मान लेते हैं हम पहले करंट की बात कर लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम करंट की बात कर लेते हैं। बिल्कुल जब टाइम जीरो था, जब टाइम जीरो था उस टाइम पे देखते हैं कि हमारे पास पार्टिकल किधर है। ठीक है, या करंट किधर है टाइम जीरो पर। तो मान लो जब टाइम जीरो था तो पार्टिकल सपोज करो यहाँ कहीं पे है, पार्टिकल सपोज करो यहाँ कहीं पे है, ये पॉइंट मैंने ए पॉइंट मान लिया। ठीक है, तो एक वेक्टर बनाओ बिल्कुल इस ओ पॉइंट से, एक वेक्टर बनाया हमने जो इस ए पॉइंट की पोजीशन आपको बता रहा है। ठीक है, इस वेक्टर को बोला जाता है फेजर, इस वेक्टर को क्या बोला जाता है, फेजर। ठीक है, तो फेजर हमारे पास एक वेक्टर है जो करंट या वोल्टेज को फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट करता है। ये पूरा डायग्राम क्या बोलता है, फेजर डायग्राम बोला जाता है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे हमारे पास, फेजर इस एरो को बोला जाता है, और इस पूरे जो सर्कल और ये एरो बनाई गई है इसको फेजर डायग्राम बोला जाता है। ठीक है, तो फेजर एक वेक्टर है, फेजर एक वेक्टर है जो करंट या वोल्टेज की ओसिलेशंस को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, करंट या वोल्टेज की ओसिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमारे पास जब मूव करना हो इसको तो ये एंटी क्लॉकवाइज इसके घूमने की पॉजिटिव डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज इसके घूमने की नेगेटिव डायरेक्शन। भाई पार्टिकल मूव करेगा ना तो पार्टिकल इधर भी पहुंच सकता है इधर भी पहुंच सकते हैं, अगर इधर जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज घड़ी से उल्टी डायरेक्शन है, तो यहाँ पर इसका एंगल पॉजिटिव माना जाएगा, इस तरफ आए तो यहाँ पर नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से क्लियर करता हूँ और फिर और बात बताते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि आपके पास एक फेजर डायग्राम बनाया, फेजर डायग्राम में ये जो पॉइंट है ओ, यहाँ से एक वेक्टर बनाया हमने ऐसे। ठीक है, इस वेक्टर को फेजर बोला जाता है, और ये इसके घूमने की पॉजिटिव डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज घड़ी से उल्टी डायरेक्शन में। ठीक है, ओके, हमने क्या देखा कि जब टाइम जीरो था पार्टिकल या जो करंट की पोजीशन थी यहाँ पर ए कहीं पे थी। ठीक है, तो ये जो इनिशियल लाइन है इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन से फेजर वेक्टर का इस टाइम पे जो एंगल होगा टी इक्वल टू जीरो पर जो एंगल होगा उस एंगल को बोला जाता है इनिशियल फेज। जैसे मान लो इस टाइम पे अगर ये फाई है तो फाई को क्या बोला जाएगा, इनिशियल फेज, फाई को क्या बोला जाएगा, इनिशियल फेज। ठीक है, अब ये घूम तो रहा होगा किसी स्पीड से। ठीक है, कुछ टाइम के बाद आफ्टर टाइम टी, ये तो बिल्कुल इनिशियल फेज कैसे देखा जाता है, टाइम को जीरो रखने के बाद। ठीक है, आफ्टर
टाइम टी, कुछ टी टाइम बीत गया, कुछ टी टाइम बीत गया तो पार्टिकल कुछ आगे चला जाएगा, यहाँ कहीं पे चला गया मान लो बी पोजीशन पे, ठीक है। तो अब इसकी पोजीशन फेजर वेक्टर से यहाँ शो करी जाएगी, ये शो कर दी, ठीक है। कितना आगे चला गया होगा, कोई भी पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसके डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ये अब आपके पास नॉर्मल स्पीड नहीं है, ये एंगुलर स्पीड है। एंगुलर स्पीड को ओमेगा से लिखते हैं, इनटू में टाइम कितना बीत गया, टी के बराबर। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, ओमेगा टी के बराबर। ये कितना था हमारे पास, 5 था, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब टाइम टी बीत गया तो इसका जो अब फेज लिखा जाएगा, इनिशियल फेज, मतलब कि इनिशियल लाइन से उस फेजर वेक्टर का जो एंगल होता है उसको फेज बोलते हैं, ठीक है। किसको इनिशियल लाइन से फेजर वेक्टर का जो एंगल होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको क्या बोला जाता है, इनिशियल फेज, या उसको फेज बोला जाता है, ठीक है। अब टाइम टी बीत गया, अगर टाइम 0 पे देखोगे तो उसको इनिशियल फेज बोलते हैं, टाइम टी पर देखो तो इसको टोटल फेज बोलते हैं, ठीक है। तो टाइम टी पर कितना हो गया टोटल फेज, ये थी इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन से हमने देखा कि ये तो ओमेगा टी प्लस 5 हो गया, ओमेगा टी प्लस 5 हो गया, राइट। तो ये हमारे पास टोटल फेज कहलाता है, ये क्या कहलाता है, टोटल फेज। तो इस तरीके से हमारे पास फेज होता है। फेज क्या है, फेजर डायग्राम में जो इनिशियल लाइन से करंट या वोल्टेज कितना एंगल बना रही है उसको बोला जाता है फेज, ठीक है। अगर टाइम जब 0 पे थे, बिल्कुल टाइम t इक्वल टू 0 पर जो फेज डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे इनिशियल फेज, ठीक है। और टाइम t बीतने के बाद जो फेज डिफरेंस होगा उसको बोला जाता है टोटल फेज, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि फेज क्या है, ठीक है। फेज एक्चुअली में इक्वेशन जो होती है ना, जैसे हमारे पास y इजिकल टू साइन ओमेगा टी, यहाँ पर ये जो साइन का एंगल होता है इससे दिखाया जाता है। फेज का कैसे दिखाया जाता है, इन एंगल से दिखाया जाता है हमारे पास, ठीक है। जैसे हम इक्वेशन में लिखते थे ई इजिकल टू ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, मान लो मैंने ऐसी इक्वेशन लिखी, ठीक है। तो इस इक्वेशन में अगर मैं टाइम को 0 रखूं, अगर टाइम को 0 रखो तो ये देखो ओमेगा टी वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा टाइम को 0 रखने से, तो बचेगा यहाँ पर कौन एंगल में, सिर्फ पाई बाय 2। तो टाइम जब 0 होता है तो उस टाइम पे जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे, इनिशियल फेज, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इनिशियल फेज। तो इनिशियल फेज यहाँ पे कितना है, पाई बाय 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन रहेगी हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे पास हमको फेजर समझ में आया कि फेजर क्या है हमारे पास। फेजर एक वेक्टर है जो कि एक फिक्स लाइन से करंट या वोल्टेज की एक सर्कुलर पाथ पर रिप्रेजेंटेशन देता है, करंट या वोल्टेज की ओसिलेशंस की सर्कुलर पाथ पर रिप्रेजेंटेशन देता है, ठीक है। इसके घूमने की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपने प्लस की लेनी है और इसके घूमने की क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको नेगेटिव की लेनी है, ठीक है। ये जो इनिशियल लाइन के साथ, इस फिक्स लाइन के साथ जो एंगल बनाता है उसको क्या बोला जाता है, फेज, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, फेज। तो मैं इसमें लिख देता हूं कि आपके पास फेजर क्या है, फेजर क्या है, इसको तो बोलते हैं फेजर डायग्राम। फेजर क्या है इसमें, इट इज एन इट इज ए वेक्टर विच कैन रोटेट एंटी क्लॉकवाइज on a circular track about a fixed line, इसको तो बोलते हैं फेजर, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द ईएमएफ या करंट oscillations ऑन द सर्कल, ठीक है। ये करंट या वोल्टेज की जो ओसिलेशन है उनको सर्कल पर रिप्रेजेंट करता है आपके पास, ठीक है। ठीक है, तो आपके पास इन वेक्टर है, वेक्टर को आप इजीली अच्छे से जानते हो कि वेक्टर की जो एरो के जो साइन होता है वो डायरेक्शन देती है, एरो का साइज जो होता है मैग्नीट्यूड देता है, ठीक है। इट्स एंगल विद फिक्स्ड लाइन या फिर आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन बोल सकते हो या इनिशियल लाइन बोल सकते हो आप, ठीक है। उसके साथ इसका जो एंगल है उसको बोला जाता है फेज एंगल, उसको क्या बोला जाता है, फेज, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया फेजर। अब ये फेज बताता कैसे है, मतलब उस चीज पे आ जाते हैं हम, ठीक है। तो देखिए आपके पास यहाँ पर मान लेते हैं मैंने एक सर्कल फिर से इस तरीके से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास इनिशियल लाइन है। अब देखिए समझते हैं बात, मैंने एट टाइम टी पर देखा, एट टाइम 0 पर देखा। जब टाइम 0 था तो सपोज करो हमारे पास वोल्टेज यहाँ पे थी, ईएमएफ की वेरिएशन इधर थी
और आपके पास करंट यहाँ पे था, समझ लो एक बार बात, करंट इधर था। तो मैंने फेजर बनाया, फेजर वोल्टेज के लिए कहाँ बनेगा, यहाँ पर। और फेजर ये मतलब वोल्टेज के लिए मैंने इधर ड्रॉ कर दिया, ये तो पॉइंट्स है, जैसे ए बी है ये पॉइंट। मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि मैंने देखा कि वोल्टेज तो टी इजिकल टू जीरो पर यहाँ थी और करंट टी जीरो पर यहाँ पे था, ठीक है। तो टी इजिकल टू जीरो पर इनिशियल लाइन के साथ फेजर वेक्टर जो एंगल बनाता है उस एंगल को बोला जाता है फेज, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि ईएमएफ का फेज क्या है। ईएमएफ का एक्चुअली में टी इजिकल टू जीरो पर जो फेज होता है उसको इनिशियल फेज बोलते थे, ठीक है, उसको क्या बोलते थे, इनिशियल फेज। तो मैंने आपसे पूछा कि ईएमएफ का इनिशियल फेज क्या है, तो आपने टी इजिकल टू जीरो पर आकर देखा, आपने क्या देखा कि टी इजिकल टू जीरो पर ईएमएफ उसी लाइन के साथ है जिससे एंगल मेजर करना है, भाई इसी लाइन से एंगल देखना था। अगर यहाँ कहीं पे होता तो एंगल बनता, ये तो पॉइंट इसी लाइन पे पड़ गया तो एंगल कितना है, जीरो। तो ईएमएफ का फेज तो है जीरो, इनिशियल फेज। अब मैं पूछता हूँ आपसे करंट का बताओ, तो आपने बोला कि करंट का फेज और देख लेते हैं। तो करंट का आपने क्या देखा, इनिशियल लाइन तो ये है, इनिशियल लाइन से ये करंट जा रहा है इधर, तो ये कितने का एंगल हो गया हमारे पास, 90 डिग्री का। तो आपने क्या देखा कि करंट का इनिशियल फेज है π/2, ठीक है। तो जो जनरल इक्वेशन थी हमारे पास, जैसे कि ईएमएफ की जनरल इक्वेशन होती है E इजिकल टू ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसको मैंने बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इसको बोला जाता है इनिशियल फेज, ठीक है। और ये टोटल मिला के बोला जाता है टोटल फेज, ठीक है, क्योंकि इसमें आफ्टर टाइम टी आ गया, ये टोटल फेज है। तो अब मैं जब इक्वेशन लिखना चाहूंगा ई इजिकल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, इसका तो इनिशियल फेज तो जीरो है, तो ये टर्म जीरो होगी, इसको लिखो चाहे ना लिखो। पर जब आप करंट को लिखोगे तो करंट इजिकल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, और आपने बोला कि जो करंट है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में π/2 आ गया, एंटी क्लॉकवाइज प्लस की डायरेक्शन होती है, तो करंट की इक्वेशन ये लिखी जाएगी, क्योंकि करंट का इनिशियल फेज कितना बताया आपने, π/2 के बराबर, ठीक है। तो ये करंट लीड करने का, कि करंट π/2 के फेज से लीड कर रहा है, अब समझ में आया कि आपके पास ईएमएफ इधर है, करंट आपके पास इधर है, π/2 के फेज से आगे है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि करंट जो है लीड कर रहा है, भाई आगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो करंट आगे बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। तो करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को π/2 के फेज से, ठीक है। अब एक और चीज देखते हैं, मान लो आपके पास इनिशियल, मान लो आपके पास ईएमएफ है इधर, ईएमएफ इधर है और करंट इधर है, करंट अब की बार इधर है और ईएमएफ आपके पास इधर है। तो अब की बार करंट का फेज जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल लाइन यही है, तो करंट का फेज पूछा जाए तो 0 डिग्री, इसका फेज दिखा जाए तो 90 डिग्री आगे, तो अब की बार ईएमएफ लीड कर जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के फेज क्या है आपके पास। अच्छा एक और चीज देख लेते हैं, आपके पास मान लो करंट भी इधर ही है और वोल्टेज भी इधर ही है, करंट भी इधर है वोल्टेज भी इधर है, ये एंगल है कुछ थीटा, तो दोनों आपके पास थीटा फेज पे है। पर अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस पूछूं कि इन दोनों में कितना है, तो आपने बोला कि इसका फेज भी थीटा उसका फेज भी थीटा, दोनों का फेज थीटा है, तो डिफरेंस बना क्या, कुछ नहीं बना। तो देयर इज नो फेज डिफरेंस, देयर इज नो फेज डिफरेंस। तो कोई फेज डिफरेंस ना होना इसका मतलब दोनों के दोनों एक ही साथ वेरी कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा किसमें हो रहा था आपके पास, रजिस्टर में। मतलब कि अगर जहां करंट है उधर ही वोल्टेज बना दी जाए, जहां करंट है उधर ही वोल्टेज बना दी जाए, तो इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों के दोनों एक साथ आपके पास वेरी कर रहे होते हैं, ठीक है। और ज्यादा डिटेल में इसको एसएचएम वाले चैप्टर में क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, इससे ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं फेजर डायग्राम्स रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपको उन सब के जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, ठीक है। तो फेजर डायग्राम्स में बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली में फिर से आता हूँ, ठीक है। एसी सर्किट कंटेनिंग, एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर ओनली, रजिस्टर ओनली। इसमें हम क्या चेक कर चुके थे कि ये आपके पास एक रजिस्टर आर लगा है, ये हमारे पास एसी सर्किट है। इसमें हमने देखा कि जो ईएमएफ है और जो वोल्टेज है दोनों एक जैसे फेज से चल रहे थे, एक जैसे वेरी कर रहे थे, ठीक है। हमने ये निकाला था क्योंकि इसको बहुत एसी डीसी कंपोनेंट भी इसलिए वजह से बोला था हमने। तो क्या इसमें कोई फेज डिफरेंस है, वही इसका भी ओमेगा टी लिखा हुआ है, इसका देयर इज नो फेज डिफरेंस। तो हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पर कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो अगर आपसे कोई इनका फेजर डायग्राम बनवाए, तो ये बनाई मैंने इनिशियल लाइन, ठीक है। इनिशियल लाइन में ये हो गया हमारे पास फिक्स पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट से इसका फेज भी कितना ओमेगा टी, इसका फेज भी कितना ओमेगा टी, तो ओमेगा टी एक एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इनिशियल लाइन से यहाँ पर ओमेगा टी आपने एंगल बनाया, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास कहीं पे, तो यही आपके पास ईएमएफ है, यही आपके पास करंट है, यही आपके पास ईएमएफ है, यही आपके पास करंट है, ठीक है। तो दोनों सेम फेज में चल रहे हैं।
अच्छा, ये वैल्यू कोई पूछे और ये वैल्यू कोई पूछे, तो ये आपके पास अगर, जैसे मान लो इसको अगर मैं दोबारा से बनाऊं, ठीक है, तो जो ये वैल्यू और ये वैल्यू होते हैं ना, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है ऑसिलेटरी मोशन में। जैसे कि अगर करंट की बात करूं तो ये आई नोट या ई नोट कहलाएगा। यहाँ पर भी करंट या उसकी बात करूं तो ये आई नोट या ई नोट कहलाएगा। बाकी हर जगह पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज होगी, करंट या वोल्टेज, जिसकी भी आप चेकिंग करना चाह रहे हो। यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम और मैक्सिमम, मतलब कि ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है ना, ये यहाँ पर मैक्सिमम करंट या वोल्टेज होगी जो आपके पास, मैंने ये बताया था आपके पास कि ओसिलेट कर रही है। तो इसमें जो ये मैक्सिमम पीक वैल्यू है, ये कहाँ कहाँ पे होती है, इन पॉइंट्स पर होती है। ठीक है, बाकी सब जगह पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है। यहाँ पर इन सब जगह पे आपके पास इसकी पीक वैल्यू होती है। ठीक है, तो फेजर डायग्राम एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली का कैसा बना, आपके पास दोनों के दोनों एक ही जगह पे आपको दिखाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको मैं एक बार फिर से बनाकर एक बार इसका रे डायग्राम भी आपको शो कर देता हूँ। तो हमने इसमें क्या देखा कि आपके पास ये सर्कल है और ये आपके पास इनिशियल और फाइनल लाइन, और ये ओमेगा टी से हमने रिप्रेजेंट कर दिया बोथ करंट और वोल्टेज ईएमएफ को। अगर इसका डायग्राम आपसे वेव की फॉर्म में पूछ लिया जाए, ठीक है, कि वेव की फॉर्म में और बनाओ, तो वेव की फॉर्म में जो इसका डायग्राम होता है, अगर आप ईएमएफ को ऐसे दिखा देते हो, ठीक है, ईएमएफ को ऐसे दिखा दिया, साइन का ग्राफ बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था ऐसा होता है। तो करंट भी बिल्कुल ऐसी वेरी कर रहा है, जब वोल्टेज जीरो करंट भी जीरो, जब वोल्टेज मैक्सिमम, जब वोल्टेज मैक्सिमम करंट भी मैक्सिमम, जब आपके पास वोल्टेज फिर से जीरो, ये भी जीरो, फिर ये मैक्सिमम, फिर ये भी मैक्सिमम, जब ये जीरो तो ये भी जीरो। ठीक है, ऐसे। तो इस तरीके से हमारे पास ये इधर का डायग्राम बनेगा। ठीक है, तो ये आपके पास करंट और वोल्टेज की वेरिएशंस ग्राफ से होगी। जैसे इनमें से एक करंट लिख दो कोई से को भी, एक को कोई से को भी वोल्टेज लिख दो। ठीक है, तो ये वेरिएशंस होगी हमारे पास करंट या ईएमएफ की आपके पास ओमेगा टी के साथ। ओके, ये खाली तब है जब रजिस्टर लगा हो। अब मैं बात करता हूँ एसी सर्किट कंटेनिंग, जब आपके पास क्या लगा हो, कैपेसिटर लगा हो या फिर आपके पास इंडक्टर लगा हो। ठीक है, तो बात करते हैं जब हमारे पास एसी सर्किट में क्या लगा हो, कैपेसिटर लगा हो। ठीक है, कैपेसिटर में देखिए हमने क्या क्या चीजें देखी थी। कैपेसिटर, ये कैपेसिटर हो गया, ये हमारे पास एक एसी सर्किट हो गया। कैपेसिटर में हमने क्या देखा कि जो वोल्टेज है वो पीछे चलती है और जो करंट है वो आगे चलता है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी हमने देखा था, और जो करंट देखा था हमने वो आया था हमारे पास आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, इसका जो रिएक्टेंस होता है एक्सी वो बराबर होता है 1/ओमेगा सी के, दैट इज 1/2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू में सी के बराबर। ठीक है, करंट और वोल्टेज में ये रिलेशन थी। और क्या देखा था इसमें, ये डीसी को ब्लॉक करता है। ठीक है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमने एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली देखा था। तो इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, ये हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है, ये हमने इनिशियल लाइन बनाई, ये हमने फिक्स पॉइंट बनाया, और फिक्स पॉइंट पर अब की बार देखिए करंट वोल्टेज का फेज, पहले तो टाइम को जीरो रखो, क्योंकि टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर इनिशियल फेज पता चल जाता है। टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर वोल्टेज का इनिशियल फेज जीरो, क्योंकि इसमें टी जीरो कर दिया तो एंगल में कुछ बचा ही नहीं, एंगल को एंगल को फेज बोलते, सॉरी, इसमें टाइम को जीरो करो तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, बचेगा कितना, पाई बाई टू। तो करंट वाले में पाई बाई टू बचता है, तो ये आगे इनिशियल फेज। तो हमने टाइम टी इक्वल टू जीरो पे देखा कि आपके पास वोल्टेज तो यहाँ रिप्रेजेंट होगी जीरो पे, जीरो वाली लाइन ये है ना, तो वोल्टेज ईएमएफ इधर है। ठीक है, और जो आपके पास करंट है वो पाई बाई टू पे इधर, ये आपके पास करंट हो गया पाई बाई टू फेज आगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है ना, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्लस की होती है। तो ये इसका फेजर डायग्राम बनेगा करंट और ईएमएफ का। अगर कोई इसको आप वेव से पूछे कि वेव से रिप्रेजेंट करो कैसे करोगे, तो देखिए जिस टाइम पे ईएमएफ जीरो है उस टाइम पे करंट मैक्सिमम है। ठीक है, जिस टाइम पे ईएमएफ जीरो है, एक बार ईएमएफ का बना लेते हैं, तो नॉर्मल साइन का ग्राफ है ऐसा। ठीक है, ये आपके पास किसका बना दिया हमने, ईएमएफ का। ठीक है, अब हम किसका बना लेते हैं आपके पास, इसका करंट का। तो करंट देखें, जिस टाइम पे यहाँ पर आपके पास वोल्टेज जीरो थी उस टाइम पे करंट मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ कहीं पे आपके पास, तो ये हमारे पास करंट हो गया। ठीक है, जब आपके पास ये वोल्टेज मैक्सिमम हुई तो करंट उस टाइम पे जीरो हो गया। ठीक है, फिर आपके पास जब ये करंट जीरो, ईएमएफ जीरो हुआ, तो ये आपके पास मैक्सिमम हो गया। कौन मैक्सिमम हो गया, ठीक है, करंट मैक्सिमम हो गया।
तो ये इस तरीके से चल रहे हैं, एक दूसरे π/2 का फेज का डिफरेंस है ना हमारे पास, तो ये इस तरीके से हमारे पास चल रहे हैं। तो ये आपके पास ऊपर से आया और ये मैक्सिमम हो गया, फिर ये जीरो हो गया, फिर ये मैक्सिमम हो गया इसके बिल्कुल ऊपर, फिर ये जीरो हो गया, फिर ये मैक्सिमम हो गया, इस तरीके से। ठीक है, तो आपके पास देखिए जहां पर वोल्टेज मैक्सिमम उधर करंट जीरो, जहां पर वोल्टेज जीरो उधर करंट मैक्सिमम। ठीक है, जहां पर ये जीरो वहां पर ये मैक्सिमम है, तो इस तरीके से ये वेरी कर रहा है। तो ये इसका फेजर डायग्राम बनेगा। तो मैंने ग्रीन लाइन से बनाया वो हमारे पास करंट है, और जो ये बनाया ये हमारे पास ईएमएफ है, जहां पर ईएमएफ और करंट दोनों की वेरिएशंस ओमेगा टी के साथ हमने शो कर दी। तो ये वेव डायग्राम बनना है इनका, और ये फेजर डायग्राम बनना है हमारे पास, इस तरीके से ये ओसिलेट करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट इनमें वैल्यूज रख के देख सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये फेजर डायग्राम ही ज्यादा काम आने वाला है, तो ये यूज करना है। ये आपको कोई भी ऐसा डायग्राम भी बना के दे सकते हैं और पूछ लेंगे कि इस सर्किट में कैपेसिटर लगाए या इंडक्टर लगाए या वो। तो आपने क्या देखा कि करंट जो है आगे चल रहा है π/2 फेज से। देखिए जिस टाइम पे वोल्टेज जीरो, करंट आपके पास यहाँ π/2 एंगल होता है, π/2 पे, क्योंकि शुरुआत में देखिए मैंने आपको एंगल बताए थे ये इस तरीके से कि ये एंगल जीरो, ये एंगल पाई, ये एंगल 2 पाई। ठीक है, ये एंगल अगला फिर 3 पाई, ये एंगल होता है π/2, ये एंगल होता है 3 π/2। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि π/2 पे मैक्सिमम है, पाई पे जीरो, जीरो पे जीरो। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर इस ग्राफ को देखिए ऐसा थोड़ा सा पीछे और स्लाइड किया जाए तो ये 0 पॉइंट और ये आपके पास मैक्सिमम π/2 एंगल हो गया ना। तो करंट इस टाइम पे π/2 के फेज पे है, और वोल्टेज तो चालू यही से हुआ, वोल्टेज जीरो फेज पे है। समझ गए बात को? तो इस तरीके से ये ग्राफ बना है। अब आते हैं हम आगे कि आपके पास की ऐसी सर्किट कंटेनिंग क्या, आपके पास इंडक्टर। अब की बार हमारे पास क्या लगा लेते हैं हम, इंडक्टर। इंडक्टर में हमने क्या क्या देखा था, इंडक्टर में हमारे पास क्या होता है कि जो ईएमएफ है वो आगे चलता है। तो ईएमएफ की इक्वेशन थी E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी, और जो करंट की इक्वेशन थी, करंट पीछे चलता है, तो करंट की इक्वेशन थी I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो इसमें करंट पीछे चल रहा था। इसका एक्सएल था हमारे पास ओमेगा एल के बराबर, ओमेगा था हमारे पास 2.2 फ्रीक्वेंसी इंटू में एल के बराबर। ये डीसी को जीरो रेजिस्टेंस देता है, डीसी को जीरो रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, अब इसका फेजर डायग्राम बनाना आएगा तो टाइम जीरो करो। जब टाइम जीरो है तो देखिए अब की बार ईएमएफ फिर से जीरो, ईएमएफ आपके पास जीरो है, पर करंट कितना है, करंट है आपके पास माइनस का π/2। ठीक है, तो आपके पास इसका फेजर डायग्राम कैसा बनेगा, इसका अगर फेजर डायग्राम बनाया जाए तो ये फिक्स पॉइंट हो गया। ठीक है, तो आपके पास ये आपके पास ईएमएफ है अगर, तो जो करंट है आपके पास माइनस π/2 में है यहाँ पर। ठीक है, और अगर टाइम टी बीतने के बाद बनाया जाए तो टाइम टी बीतने के बाद देखिए आपके पास ये आपके पास फिक्स पॉइंट है। ये ई कितने पे है, ओमेगा टी पर है। ई कितने पे हमारे पास, यहाँ पर ओमेगा टी पर, ये उत्तर ओमेगा टी। ठीक है, और ये कितने पे है, ओमेगा टी में से π/2 पीछे, ओमेगा टी से π/2 पीछे, एंटी क्लॉकवाइज पीछे होता है, ये पीछे इससे 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री बनाओ। ठीक है, तो ओमेगा 2 से π/2 पीछे, तो ये बन गया हमारे पास करंट, ये बन गया हमारे पास ईएमएफ। समझ गए बात को? ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये फेजर डायग्राम्स बनेंगे। तो इसका भी अगर वैसा डायग्राम आपको बनाना हो तो आपके पास ये हमारे पास वोल्टेज होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, ईएमएफ होगा। और जब करंट बनेगा तो करंट क्या है, π/2 फेज पीछे। तो जब ये जीरो पे है तो करंट आपके पास यहाँ कहीं पे होगा। ठीक है, मैक्सिमम, पर π/2 पीछे है तो नेगेटिव का मैक्सिमम होगा। जब ये मैक्सिमम हुआ तो ये जीरो हो जाएगा, फिर ये मैक्सिमम, फिर ये जीरो, फिर ये मैक्सिमम, फिर ये जीरो, फिर ये मैक्सिमम। इस तरीके से करंट का फेजर डायग्राम आपके पास बनने वाला है। ठीक है, तो ये आपके पास फेजर डायग्राम हो गया इंडक्टर के लिए। ठीक है, एक बार कैपेसिटर वाला भी इसी की तरीके से बनाया जा सकता है। देखिए कैपेसिटर वाले में क्या था, कैपेसिटर वाले में इक्वेशन क्या थी, ई बराबर था ई नोट साइन ओमेगा टी, और आई बराबर था आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है, ये आपके पास फिक्स पॉइंट है। तो ई नोट का ओमेगा टी की टर्म में यहाँ पर आएगा, ये ओमेगा टी आगे ई नोट। ठीक है, तो आपके पास आई नोट क्या है, इससे π/2 आगे, तो इससे π/2 आगे यहाँ पर, यहाँ से π/2 और एंगल बना दो। तो ये करंट है, ये ईएमएफ है। तो ये भी फेजर डायग्राम ठीक है करंट के लिए, जनरली बुक्स में आपको ये वाला मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास फेजर डायग्राम्स। अब हमारे पास क्या है, फेजर डायग्राम बनाने के बाद हमने इसी सर्किट में अलग से अकेला रजिस्टर लगा लिया, अकेला कैपेसिटर लगा लिया, अकेला इंडक्टर लगा दिया।
अगर हम तीनों को एक साथ लगा दे, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर को तीनों को एक साथ लगा दे, तो इस सर्किट को बोला जाता है एसी सर्किट कंटेनिंग, एसी सर्किट कंटेनिंग आरएलसी या एलसीआर, सीरीज सर्किट। ठीक है, एससी सर्किट का या आरएलसी सर्किट आ जाता है या एलसीआर सर्किट आ जाता है, सीधा सीधा। तो इन तीनों को हमने सीरीज में लगा दिया, तब क्या होगा ये हमने देखना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक सर्किट लिया जिसमें आपके पास एक रजिस्टर आर, एक कैपेसिटर सी, सी कैपेसिटेंस का, एक इंडक्टर एल इंडक्टेंस का कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये सब हमारे पास एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिए। अलग अलग में हमने देख लिया, किसी में करंट आगे चल रहा है, किसी में वोल्टेज आगे चल रही है, किसी में दोनों सेम चल रहे थे। ठीक है, पर हम तीनों को कनेक्ट कर दिया, तो अब कितने का फेज डिफरेंस बनेगा। पिछले दोनों केसेस में तो 90 डिग्री का बन रहा था, अब कितना बनेगा ये हमको देखना है। ठीक है, अब हमने वोल्टेज फिर से एसी अप्लाई करी है, तो वोल्टेज क्या होगी, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी के बराबर। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के दो मेथड है, एक है फेजर ट्रीटमेंट से और एक हमारे पास एनालिटिकल मेथड है। ठीक है, जिसमें हम मैथ्स का यूज करके, इक्वेशंस का यूज करके इसको सोल्व करते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये हमारे पास सिर्फ फेजर ट्रीटमेंट से इसको सोल्व करना हमारे पास सिलेबस में है। तो हम सिर्फ फेजर ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, मतलब फेजर की हेल्प से, फेजर डायग्राम की हेल्प से इस प्रॉब्लम को सोल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इसका देखिए, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, सीरीज में हम जानते हैं कि करंट क्या होता है, सेम होता है। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। तो हम क्या कर लेंगे कि करंट को शुरुआत में वो बना लेंगे, फिक्स लाइन पे ले लेंगे। करंट को कहाँ पे ले लेंगे, क्योंकि करंट तीनों के लिए सेम है, तो करंट को उस फिक्स लाइन पे ले लेंगे जिसके अक्रॉस हम एंगल देखते हैं। ठीक है, और फिर वोल्टेज का फेज लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज सीरीज में अलग अलग होती है। तो मैं यहाँ पे ना ये वोल्टेज ना दिखा के मैं इसको करंट ले लेता हूँ, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, क्योंकि मेरे को पता है कि करंट तो सब में सेम जाना है। ठीक है, क्योंकि कैसा कनेक्शन है हमारे पास, कैसा कनेक्शन है, कनेक्शन है हमारे पास सीरीज। ठीक है, तो ये जैसे अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं, एक इस तरीके का सर्कल बनाऊं, एक मिनट इसको रब कर लेते हैं हम, दोबारा से बना लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से सर्कल बना देता हूँ, ये ऐसा सर्कल बना दिया। ठीक है, इस सर्कल में हमारे पास ये मैंने ओ पॉइंट माना। ठीक है, ये मैंने ओ पॉइंट माना, और यहाँ से मैंने ये वो फिक्स लाइन मान ली जो इस पॉइंट से गुजरती है। ये भी एक तरीके से फिक्स ही लाइन है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें, ये ओ पॉइंट है, ये जो फिक्स लाइन थी हमारे पास, मैं इधर मान लेता हूँ कि करंट इस डायरेक्शन में, आई इजिकल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, जो करंट है हमारे पास इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अब बताओ, जब करंट रेजिस्टेंस में जाएगा, तो हम बिल्कुल पुराना नॉलेज यूज होगी, पिछला लेक्चर देखना जरूरी है। हमने क्या देखा था कि जब करंट रजिस्टर में जाता है, तो हमारे पास रजिस्टर में करंट जाने पर कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आता, जैसा का जैसा करंट है वैसे की वैसे वोल्टेज मिलते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा, जैसे कि वी आर में मान लेता हूँ, वो उसी डायरेक्शन में मिलेगा, उसी फेज में मिलेगा जिस तरफ करंट था। तो करंट हमारे पास इनिशियल लाइन के अलोंग था, तो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर वी आर वो भी इसी डायरेक्शन में मिली हमको। तो वी आर को आप एरो से यही शो कर दोगे जिधर करंट है। ठीक है, फिर कैपिस्टर में हम क्या जानते हैं कि करंट तो चलो उतना ही जाना है, करंट तो सेम जाना था तीनों में, पर कैपिस्टर में वोल्टेज जो थी पाई बाई टू के फेज से पीछे चलती है, ये आपको याद होना चाहिए। पाई बाई टू फेज पीछे, अगर ये करंट है तो इससे पाई बाई टू पीछे, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज पीछे होता है, तो क्लॉकवाइज इधर होता है, क्लॉकवाइज इधर होता है, तो पाई बाई टू पीछे, ये बनेगा पाई बाई टू। ठीक है, यहां पर बनेगी वोल्टेज अक्रॉस कैपिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस कैपिस्टर को मैं वीसी से लिख लेता हूँ। ठीक है, अब आ गया इंडक्टर, इंडक्टर में वीएल होगा, वोल्टेज ड्रॉप वीएल, ऑफ कोर्स सब में करंट जाएगा तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप जरूर आएगा। अब इंडक्टर की याद करो, करंट तो तीनों में सेम जाना है, पर इंडक्टर में जो ईएमएफ था वो पाई बाई टू के फेज से आगे चलता है करंट से, करंट से पाई बाई टू फेज आगे, करंट तो इस इनिशियल लाइन के होंगे यहाँ पर, तो इससे पाई बाई टू आगे यहाँ बनेगा, तो ये बन गया हमारे पास वीएल। ठीक है, कितने के फेज डिफरेंस से आगे, पाई बाई टू के फेज डिफरेंस से आगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फेजर डायग्राम आया। अब फेजर क्या है, एक वेक्टर है, जो इसमें जो ये फेजर लिखा है ये हमारे पास एक वेक्टर होता है, तो इसको वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे हम। ठीक है, और वेक्टर की तरह इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो मैं इसको डायग्राम को रब करके फिर से एक बार बना रहा हूँ, और सारी चीजों को वैसे ही नॉर्मल लेके चल रहा हूँ। तो हमारे पास देखो अल्टीमेट क्या आ गया, ऊपर की तरफ वीएल, नीचे की तरफ वीसी, और हमारे पास इस तरफ आपके पास वीआर, और करंट भी हमारे पास इसी तरफ है। ठीक है,
तो ये आ गया, हमको ये पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। अब इसको बिल्कुल वेक्टर्स की तरह ट्रीट करो। हमारे पास 3 वेक्टर है, एक वेक्टर वी आर, एक वेक्टर वी एल और एक वेक्टर वी सी। 3 वेक्टर्स को एक साथ हमको सोल्व करना नहीं आता है। हम जानते हैं रिजल्टेंट जो पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन वेडिशन से जो हमने सीखे हैं, उसमें सिर्फ 2 वेक्टर्स के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम दो दो वेक्टर्स को पकड़ते हैं और उनको सोल्व करते हैं पहले, ठीक है। तो 2 वेक्टर्स कौन से पकड़ लिए हमने, पहले ये पकड़ लिए वी एल और वी सी, ठीक है। हमने क्या देखा कि वीएल जो है, वीएल हमारे पास इस तरीके से ऊपर की डायरेक्शन में है, वीसी हमारे पास इस तरीके से नीचे की डायरेक्शन में है। ये तो 2 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। जैसे मान लो एक आदमी है, इसको 10 न्यूटन के फोर्स से इधर खींचा जाए और 2 न्यूटन के फोर्स से इधर खींचा जाए, तो आपका सीधा सीधा हमारे पास आंसर आता है कि ये आपके पास इस तरफ जाएंगे, ठीक है। जिधर मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और कितने से जाएंगे, आप बोलेंगे 8 न्यूटन से। कैसे निकाला, ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दिया आपने, है ना। ऐसे ही तो 2 वेक्टर का रिजल्ट निकलता है अगर वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो। इसका मतलब वीएल और वीसी 2 वेक्टर है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो इनका रिजल्ट भी रिजल्टेंट भी इनको घटाकर निकलेगा, ठीक है। घटाकर निकलेगा तो किसमें से कौन सा घटाएं, ठीक है। यहां तो ऐसा होता था कि जिसकी वैल्यू ज्यादा उसी तरफ मैग्नीट्यूड आता है और उसी में से छोटे वाला घटाना होता है। यहाँ तो नहीं पता हमको वीएल बड़ा या वीसी, ये कैसे पता चलेगा। अब भाई वीएल और वीसी तो वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। जिसका एक्सएल या एक्सी जिसका बड़ा होगा, ये तो उस पर डिपेंड करेगा ना, वो तो फिर क्वेश्चन पर चलेगा, हम क्वेश्चन में पता चलेगा कि किसका एक्सएल कितना है, किसका एक्सी कितना है, ठीक है। तो वो हमको पता नहीं है, तो हम यहाँ पर अभी अज्यूम कर लेते हैं, लेट कि हमारे पास VL बड़ा है VC से, ठीक है। लेट हमने मान लिया कि VL VC से बड़ा है। अगर VL जो है हमारे पास VC से बड़ा है, तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दे, तो VL माइनस VC इनका रिजल्टेंट होगा। VL माइनस VC हमारे पास इन दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा कि इन दोनों को घटा दो, जैसे 10 में से 2 घटाया था वैसे। वो डायरेक्शन किसकी रहेगी, ज्यादा वाले की, मतलब की डायरेक्शन रहेगी VL वाले की। तो इन दोनों का हमने रिजल्टेंट यहाँ से इस तरीके से निकाल लिया, ठीक है। तो मैं इधर वाले इस हिस्से को रब करके फिर इस क्वेश्चन को यहाँ पे करता हूँ। तो 2 का रिजल्टेंट हमने निकाल लिया, जो कि हमने VL को बड़ा मानना, आप चाहो तो VC को बड़ा मान सकते हो, ठीक है। आंसर दोनों से ही सेम आने, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या देखा कि VL और VC इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ O पॉइंट से ऊपर की तरफ आया और इसकी वैल्यू आई VL माइनस VC के बराबर। पूरा बड़ा मत बना देना, कुछ तो घटा होगा, तो इसलिए वेक्टर को थोड़ा सा छोटा रिप्रेजेंट किया हमने, ठीक है। और अब ये 2 वेक्टर तो सोल्व हो गए। अब इनके अलावा कौन बचा, इस तरफ हमारे पास बचा VR, ठीक है। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, π/2। अब तो 2 वेक्टर बच गए। 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना तो बड़ा इजीली आता है हमको, ठीक है। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, मतलब कि VR का स्क्वायर, प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर, सेकंड वेक्टर ये है VL माइनस VC का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर इनटू कोस ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल हमारे पास 90 डिग्री का, कोस 90 हो जाता है 0, इसलिए ये टर्म तो पूरी 0 होगी, ठीक है। तो वी नेट हमारे पास कितना बचा, वी नेट बचा हमारे पास अंडर रूट वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर माइनस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास नेट वोल्टेज, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, मतलब कि तीनों का फेजर सोल्व हो गया हमारे पास, इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इस जो ये रिजल्टेंट वेक्टर आया है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आया है इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। अब हम पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन से जानते हैं कि जो ये नेट वोल्टेज आई है, ये यहाँ कहीं पर इधर कहीं पे जाएगी, ठीक है। बीच में पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग, या अगर आप एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से 2 वेक्टर्स को शो कर देते हो, तो उनका रिजल्टेंट बीच में कहीं डायगोनल के अलोंग हमारे पास जाने वाला है, ठीक है। अब वो देखना पड़ेगा हमारे पास ये कहाँ पे गया है, हमारे पास ये हमारे पास VR था और ये हमारे पास V नेट आया। तो मान लिया इसका, क्योंकि हम सारे एंगल इनिशियल लाइन से देखते हैं, यही थी ना इनिशियल लाइन करंट वाली, इससे इसका एंगल है कुछ भी फाई, ठीक है। अब ध्यान देना, फाई ही फेज कहलाएगा, इनिशियल लाइन से बनने वाला फेजर एंगल का एंगल, ठीक है। फेजर डायग्राम का एंगल, फेजर का एंगल इनिशियल फेज कहलाता था, फेज कहलाता था, ठीक है। तो ये फाई फेज बनने वाला है, ये फाई ना तो 90 डिग्री है ना 0 डिग्री है, ये तो और ही कुछ बना है, कुछ बीच की वैल्यू आएगी इनकी, ठीक है। तो ये फाई कितना है ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, टेंजेंट फाई निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या निकाल लेते हैं, टेंजेंट फाई। अब टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल में हमारे पास ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो परपेंडिकुलर VL माइनस VC अपॉन बेस क्या है, VR। तो फेज कितना बनेगा ये आप यहां से निकाल सकते हो, ठीक है, इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ओके।
तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो ये फॉर्मूले आए हैं हमारे पास, इसको थोड़ा और जनरल बनाने जा रहा हूँ आपके पास, ठीक है। तो देखिए इनको और जनरल बनाने के लिए हमने क्या देखा, नेट वोल्टेज आई थी हमारे पास अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, ये आई थी। अच्छा, हमारे पास सर्किट जो था उसमें एक रजिस्टर था, एक कैपेसिटर था और एक इंडक्टर था, एल सी और आर, आर एल सी सर्किट इसको बोल रहे थे। हमारे पास यहाँ पे एक एसी सोर्स लगा हुआ था। सपोज करो यहाँ से करंट हमारे पास आई चला था, करंट हमारे पास आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ था, ठीक है। ठीक है, तो जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, करंट वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का फॉर्मूला ओम्स लॉ से, करंट इनटू रेजिस्टेंस। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होगा, करंट तो सब में जाएगा, करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस, इसके रेजिस्टेंस को एक्ससी बोलते हैं। और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस दैट इज एक्सएल। तो इन सब की वैल्यू मैं इसमें रखता हूं, तो देखिए क्या बनेगा, वी नेट इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको लिखा वी आर को हमने लिखा करंट इनटू रेजिस्टेंस का स्क्वायर, प्लस हमने VL को क्या लिखा, करंट इनटू रेजिस्टेंस XL माइनस करंट इनटू रेजिस्टेंस XC का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, यहां से क्या बना, देखिए आई स्क्वायर आई स्क्वायर आई स्क्वायर कॉमन आ गया, देखिए आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस इसमें से मैं आई कॉमन लेके बाहर आ जाएगा, आई स्क्वायर XL माइनस XC का स्क्वायर, ये बन गया। इस पूरे में से हमारे पास आई स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचता है आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ये बच गया। ठीक है, ये आई स्क्वायर बाहर चला गया तो आई नॉर्मल बाहर आ गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ये बच गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, वी नेट चल रहा है। इस करंट को नीचे ले आते हैं, तो वी नेट अपॉन करंट, वी नेट क्या है, तीनों ने जितनी वोल्टेज ली है मिलाकर वो है, अपॉन में करंट इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। जो ये वी नेट अपॉन ये वोल्टेज अपॉन करंट ही तो है, सर्किट की टोटल वोल्टेज जो लगी बटे में जो टोटल करंट था वो, इसको बोला गया हमने वोल्टेज अपॉन करंट, क्या होता है, रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को हम जेड से डिनोट करते हैं, जो कि बराबर आया आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप हमने आपके पास इंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा लिया था, VL ज्यादा लिया था, पर यहाँ पर क्या है, एक्सएल माइनस एक्ससी का स्केयर है, आप इसको चाहे एक्ससी माइनस एक्सएल कर लो, स्केयर करने से आना तो प्लस ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसलिए वो चीज आपने वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बड़ी ली थी या कैपेसिटर बड़ी ली थी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस फॉर्मूले में। इधर जो जेड आया है, जेड को बोलते हैं, क्योंकि भाई देखा माइनस का स्केयर करोगे वो भी प्लस आना, प्लस का स्केयर करोगे वो भी प्लस आना, तो कोई फर्क नहीं पड़ना। इस जेड को बोला जाता है इम्पीडेंस। ठीक है, जेड को क्या बोला जाता है, इम्पीडेंस। और ये क्या है, इस जैसे आप नॉर्मल सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस सोल्व करते थे, नेट रेजिस्टेंस जो निकालते थे ना, ये आरएलसी सर्किट का नेट रेजिस्टेंस है। ठीक है, इट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर बाय आरएलसी सर्किट, ऑफर बाय आरएलसी सर्किट या एलसीआर सर्किट, जो भी आप बोलना चाहे, तीनों जब ये तीनों लगे हो तो ये नेट कितना रेजिस्टेंस आपको देते हैं उसको क्या बोला जाता है, सर्किट का इम्पीडेंस। और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हमको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ये तीनों मिलकर कितना रेजिस्टेंस दे रहे हैं, इनका इंडक्टर और कैपेसिटर के पास तो रिएक्टेंस होता है जो कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस का आपके पास वैसे ही है जैसे कि एरिया लेंथ टेम्परेचर वगैरह पे डिपेंड करना, जैसे हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में। ठीक है, तो ये आ गया जेड। अब एक बार हम उसकी और बात कर लेते हैं, जो हमने पढ़ा था क्या, कि इसका फेज कितना होगा। तो फेज के टर्म में हमने देखिए क्या देखा था, वो भी देख लेते हैं। फेज में हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वो ये आया था, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू वी एल माइनस वी सी अपॉन में वी आर। ठीक है, यही आया था ना हमारे पास। तो इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या बन गया, यही सब वैल्यू रख देते हैं हम, जो नीचे ये लिखी हुई है हमारे पास, तो रखते हैं। तो टेंजेंट फाई इज इक्वल टू VL को लिखा करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस, करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस, करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस, आई तो कॉमन आके कट गया, तो यहाँ से फेज डिफरेंस आया हमारे पास XL माइनस XC बाय R, XL माइनस XC बाय R। तो ये आ गया हमारे पास फेज डिफरेंस, ये आ गया हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इस तरीके से जब तीनों के तीनों आपके पास सर्किट में लगे हों, ठीक है, आर एल और सी तीनों के तीनों सर्किट में लगे हों, तो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस बनता है हमारे पास अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ठीक है,
और जो हमारे पास टेंजेंट फाई बनता है फेज डिफरेंस की कितने फेज पर करंट या वोल्टेज लीड कर रहे हैं एक दूसरे को, ये डिपेंड करता है हमारे पास एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर पर। ठीक है भाई, समझ में आया? इस पर थोड़ी सी और बात बाद में करेंगे, अभी ये एक दो चीजें और देख लो। अगर इफ आर और एल खाली लगे हो सर्किट में, सी नहीं हो, मतलब कि खाली की खाली आपके पास आर है और खाली की खाली आपके पास इंडक्टर एल है, ये एसी सर्किट है इस तरीके का। ठीक है, इसमें सी नहीं है, कैपेसिटर नहीं है, तब इंपीडेंस कितना बन जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस इस वाले में एक्स सी हटा दो प्लस एक्सएल का स्क्वायर, ये हमारे पास इंपीडेंस बन जाएगा। ठीक है, और 10 फाई कितना बन जाएगा, जस्ट एक्सएल बाई आर। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास खाली आर और सी लगे हो, अगर खाली आर और सी लगे हों तो जेड कितना बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, क्योंकि अब के बार एक्सएल नहीं है, और 10 फाइव कितना बन जाएगा हमारे पास, एक्स सी बाई आर, इसको माइनस का मत कर देना। ठीक है, ये एक तरीके से मोड है ऊपर एक्स सी बाई आर। तो इस तरीके से हमारे पास फेज डिफरेंस या फिर आपके पास ये निकाला जा सकता है जब दो दो लगे हो या तीनों लगे हो, कोई सा भी, ये तीनों के लिए जनरल फॉर्मूला है, आर एल और सी तीनों लगे हो। ठीक है, और ये सीरीज वाले के लिए भाई, पैरेलल का अलग होता है, पैरेलल आपके सिलेबस में नहीं है। और खाली आर एल लगे हो तो ये, और खाली आर सी लगे हो तो हमारे पास ये। तो इस तरीके से हमने फेजर डायग्राम बना लिए। फेजर डायग्राम्स की हेल्प से हमने अगर तीनों के तीनों आर एल और सी सर्किट में लगे हो तो उनमें करंट और वोल्टेज की वेरिएशन हमने देख ली। ठीक है भाई, तो अब देखिए आपके पास थोड़ा सा इसको और एलिबरेट करता हूं मैं, और फिर इसको आज के लेक्चर को हम खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, इसको एक इम्पीडेंस ट्रायंगल से भी याद रखा जा सकता है। ठीक है, इम्पीडेंस ट्रायंगल। अब ये इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या होता है, कुछ नहीं, बस नॉर्मल याद रखने का तरीका है। अगर मैं इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, जिसमें ये हमारे पास एक्सएल माइनस एक्सी है और ये हमारे पास आर है, तो ये जेड कहलाएगा और ये एंगल फाई कहलाएगा। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में अगर आप टेंजेंट फाई लिखना चाहो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। ठीक है, और अगर जेड लिखना चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज क्या होता है, इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर जमा का आर स्क्वायर, वही आ गया ना। तो आप इसको इंपीडेंस ट्रायंगल से इजीली याद रख सकते हो। ठीक है, अब देखिए आपके पास कुछ केसेस हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ से भी कुछ चीजें क्लियर होंगी कि हमने जो ये मानना था कि यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है, यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर थी, इससे पाई बाई टू आ गई, यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर थी। हमने क्या माना था कि वीएल बड़ा है वीसी से, तो हमारे पास ये सब रिजल्ट आए थे। पर अगर अगर हम वीसी बड़ा मान लेते वीएल से, वीसी बड़ा मान लेते वीएल से, तो आपके पास ये वीसी अगर वीएल से बड़ा होता तो आपके पास इन दोनों का रिजल्टेंट वीएल माइनस वीसी इधर निकल के आता, आपके पास रिजल्टेंट वी नेट यहाँ कहीं पे निकल के आता, तो जो फाई बनता था वो नेगेटिव में बनना था आपके पास, है ना। तो ये सब रहता है आपके पास, फॉर्मूले वॉर्मूले सब वही रहते हैं आपके पास। ठीक है, तो आपके पास इस टाइम पे क्या होता है ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर वीसी बड़ा है वीएल से, वीसी बड़ा है वीएल से, तो करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन करंट इनटू इसका रेजिस्टेंस, आई से आई कैंसिल, इसका मतलब एक्सी बड़ा है एक्सएल से। ठीक है, एक्सी बड़ा है एक्सएल से, तो टेंजेंट फाइव इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। ये आपके पास देखा एक्सी एक्सएल से बड़ा है तो नेगेटिव बनेगा, लेस देन जीरो बनेगा, लेस देन जीरो बनेगा मतलब नेगेटिव, मतलब कि एंगल पीछे बनाना है फेजर, नेगेटिव एंगल। ठीक है, और इस वाले में आपके पास इस वाले केस पे क्या था, उसमें एक्सएल बड़ा था एक्सी से, तो जो टेंजेंट फाइव था हमारे पास ये पॉजिटिव बनता था, पॉजिटिव बनना है तो जो फिक्स लाइन है उससे ऊपर की तरफ एंगल बनाना है आपने। ठीक है, तो अगर आपके पास एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो गए, अगर एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर हो गए, तो ये एक इंपॉर्टेंट केस है, इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे रेजोनेंस के केस में। ठीक है, इसको अगले केस में पढ़ेंगे रेजोनेंस के केस में। ठीक है, एक और चीज हमारे पास एक डायग्राम या एक ग्राफ बनवा लिया जाता है। ठीक है, ये ग्राफ होता है हमारे पास, जैसे कि आपके पास एक्स सी होता है, ये होता है 1/ओमेगा सी के बराबर, दैट इज 1/2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू सी के बराबर। ठीक है, तो एक ग्राफ अगर आपसे बनवाया जाए फ्रीक्वेंसी और आपके पास एक्सी के बीच में, तो ग्राफ कैसा आएगा, ये एक्सी और फ्रीक्वेंसी इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो इनका ग्राफ ऐसे आता है। ठीक है, इस तरीके से ऐसा ग्राफ आएगा, इसको मैं वो कर देता हूँ, इस तरीके का ग्राफ आएगा। ठीक है, और अगर आपके पास एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल, अगर आपके पास एल और इसका ग्राफ बनवा लिया जाए, एल और फ्रीक्वेंसी का,
तो एक्सएल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ यहाँ पे सीधा सीधा बनेगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सएल के लिए ग्राफ है, ये आपके पास एक्ससी के लिए ग्राफ है, मतलब ये इंडक्टर के लिए ग्राफ है, ये आपके पास कैपेसिटर के लिए ग्राफ है। तो ये ग्राफ भी आपको याद रखना है, जिस पॉइंट पर ये दोनों आके मिलते हैं उसी को, वो यही पॉइंट बनेगा आपके पास एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। और इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को अगले लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या किया है, ठीक है। सबसे पहले हमने ये देखा कि फेजर किसको बोलते हैं। फेजर हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है। ये वेक्टर आपके पास एक सर्कुलर ट्रैक पर एक फिक्स लाइन से, एक फिक्स पॉइंट से आपके पास करंट और वोल्टेज की ओसिलेशंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आपके पास इसको बोलते हैं फेजर। इस फेजर का इस इनिशियल लाइन से जो शुरुआत में जो एंगल बनता है उसको आपके पास फेज बोला जाता है, ठीक है। आपके पास इस फेज से आप ये पता कर सकते हो कि कौन सी चीज आगे चल रही है, कौन सी चीज पीछे चल रही है। जो आगे चल रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज में आगे मिलेगा, जो पीछे चल रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पीछे मिलेगा आपके पास, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसकी प्लस की होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी इसकी माइनस की होती है। ये हमने फेजर में पढ़ा, ठीक है। फिर हमने फेजर डायग्राम बनाए जल्दी जल्दी, ठीक है। फेजर डायग्राम में हमने क्या देखा कि जब खाली रजिस्टर आपके पास लगा हुआ है, तो रजिस्टर में हमारे पास ये अगर इनिशियल लाइन है तो ये ओमेगा टी पर ईएमएफ है, और तो करंट भी आपके पास ओमेगा टी पर ही होगा, ठीक है। तो दोनों के दोनों आपके पास सेम फेज में होते हैं जब खाली खाली आपके पास रजिस्टर लगा होता है। आप इसको ऐसे भी डायग्राम बनाए, तो जैसा इसका डायग्राम है जहां जहां ये मैक्सिमम हो रहा है वैसे वैसे आपके पास सब बिल्कुल सेम था। कैपेसिटर के बारे में आप देख लेते हैं, ठीक है। रजिस्टर का हो गया। कैपेसिटर में हमारे पास क्या था, करंट लीड करता है पाई बाय 2 के फेज से, ठीक है। तो ये इनिशियल लाइन है। अगर वोल्टेज को आप ओमेगा टी से दिखा देते हो तो इससे पाई बाय 2 आगे करंट दिखाना पड़ेगा, तो पाई बाय 2 आगे ये करंट बनेगा आपके पास। ये फेजर डायग्राम बन गया कैपेसिटर का। फिर हमने इंडक्टर का फेजर डायग्राम बनाया था। इंडक्टर में हमारे पास ये इनिशियल लाइन है, इंडक्टर में हमारे पास वोल्टेज आगे चलती है, तो अगर ये हमारे पास वोल्टेज थी ओमेगा टी पर, ठीक है, तो करंट इससे पाई बाय 2 पीछे यहाँ पर कहीं पे बनेगा, ठीक है। करंट इससे पाई बाय 2 पीछे यहाँ पर हमारे पास करंट बनने वाला है। ओके। तो ये हमारे पास इंडक्टर और कैपेसिटर के फेजर डायग्राम हमने देखे, और इनका वेव डायग्राम भी देखा था, वो आप लेक्चर में देख सकते हैं। इसके बाद हमने इस फेजर डायग्राम की हेल्प से आरएलसी सर्किट सीरीज को सोल्व किया, जिसमें हमारे पास नेट रेजिस्टेंस जो निकल के आया वो निकल के आया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, और हमारे पास टेंजेंट फाई की कितने का फेज बनेगा, ये एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर के बराबर निकल गया है हमारे पास, ठीक है। फिर हमने ये सब देखा कि अगर खाली रजिस्टर और इंडक्टर लगा है तो क्या करना है, रजिस्टर और कैपेसिटर लगा है तो क्या करना है। अगले अगले जो लेक्चर होगा उसमें एलसी ओसिलेशंस, एनर्जी स्टोर इन एन इंडक्टर, ठीक है। एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, एलसी ओसिलेशन और रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे। और उससे अगला लेक्चर हमारे पास लास्ट होगा पावर एसोसिएटेड विद आरएलसी सर्किट। तो हमारे पास 2 लेक्चर और इसके रहेंगे इसके अलावा आज वाले